हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाती हूँ। इन्हें स्पाइन इंजरी हुई थी। ये स्पाइन इंजरी वाले सभी पेशेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको बोलूंगी प्लीज इस वीडियो को जरूर देखेंगे। हाय सर, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, ma'am? आई एम वेरी गुड। आप प्लीज बताइए अपनी पूरी जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे अब आपको पता ही है, जब स्पाइन इंजरी होती है तो हमारी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है। तो मुझे लोअर बॉडी पैरालिसिस हुआ था, जिसको हम पैराप्लीजिया भी कहते हैं। राइट। ठीक है, तो मुझे जब मेरी स्पाइन इंजरी हुई थी तो डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट करी थी। और उन्होंने मुझे सिर्फ ये गारंटी दी थी कि सर्जरी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये खुद से बैठ पाए और करवट खुद से ले पाए, जैसे हम लेटे हुए करवट लेते हैं। राइट राइट उसके लिए उन्होंने सजेस्ट करी थी सर्जरी। और बाकी उन्होंने कहा था उससे आगे की रिकवरी सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करती है और चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन उन्होंने गारंटी किसी चीज़ की नहीं ली थी। गारंटी उन्होंने सिर्फ इस बात की ली थी कि ये सर्जरी के बाद बैठ पाएगा। एग्री। फिर उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई, उसके 15 डेज बाद या 10 डेज बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। और तब से लेके अभी तक इट्स मोर देन 3 इयर्स और मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। जैसे जैसे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मुझे गाइड करते हैं, मैं वो सारी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज खुद से घर पे भी करता हूँ, उनके पास भी करता हूँ। खुद से भी मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, खुद से अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ताकि मेरे जो नर्व्स और बॉडी के मसल्स हैं वो एक्टिवेटेड रहें। और मैं कभी भी डॉक्टर की ये बात नहीं सुनता। अगर वो मेरे को ये बोलते हैं कि रिकवरी नहीं आ पाएगी, तो मैं उस चीज़ को एकदम साइड कर देता हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि ये आपको जो लगता है कि बोल आप रहे हैं कर कि वो, सकते हो? हाँ, मुझे तो पॉसिबल लगता है 100%। डेफिनेटली। आप मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग के टाइम में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, बहुत मतलब जब सर्जरी के जस्ट बाद? सर्जरी के जस्ट बाद फॉर 8 डेज आई वॉज इन दी ICU। ओके। फिर उसके बाद फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ यानी कि 22 डेज आई वॉज इन दी हॉस्पिटल। ठीक है। तो मैं तब तक पूरा बेड पे था। इवन लाइक जब मैं डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से, तो तब भी मैं मतलब एम्बुलेंस से और स्ट्रेचर से घर गया था, और अपने बेड पे भी स्ट्रेचर से ही गया था। ओके। तो मैं तो उठ भी नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था, इवन करवट भी नहीं ले पाता था मैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद वही है, फिजियोथेरेपी आई, बेसिक फिजियोथेरेपी से स्टार्ट हुआ। थेरेपिस्ट आए, उन्होंने मेरे मतलब मसल्स वगैरह और लेग्स वगैरह मूव करवानी स्टार्ट करी। धीरे धीरे जैसे उनको लगा कि बॉडी में पावर आ रही है, तो उन्होंने मुझे सिटिंग स्टार्ट करवाई, वो भी मतलब कि असिस्टेंस के साथ। कितने टाइम बाद आप बैठ पाए थे? खुद से। मतलब डिपेंडेंट या किसी की सपोर्ट से भी? अगर मैं किसी के सपोर्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 to 2.5 मंथ्स। मंथ्स बाद? और उसमें भी मुझे दो से ज्यादा लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। और इंडिपेंडेंट सिटिंग कब से आई थी? इंडिपेंडेंट सिटिंग मैं ये कहूंगा कि काफी ज्यादा टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स। ओके। और वो भी सिर्फ सिटिंग ही थी, ये नहीं है कि मैं ऐसे सिटिंग नॉर्मल बेड पे ही कर पाता था। ठीक ये है। नहीं कि खुद से सिटिंग करके कहीं और चला जाऊंगा, मैं तब स्टैंडिंग भी नहीं कर पाता इंडिपेंडेंट, वो बस सिटिंग ही थी। ठीक है। और सपोर्टिव स्टैंडिंग कब से आपको लगा कि हाँ मैं अब खड़ा हो पा रहा हूँ वॉकर के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब मेरी सिटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, तब मुझे डॉक्टर मेरे फादर के साथ में और एक और फैमिली के मेंबर के साथ में जो कोई भी अवेलेबल होता था, स्टैंडिंग वो आफ्टर 3 मंथ्स करवाते थे। ओके। लेकिन वो मैं जैसा कि बता रहा हूँ, 3 लोगों की असिस्टेंस चाहिए होती थी उसमें। ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं थी। ठीक है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 6 मंथ्स बाद या 8 मंथ्स बाद मैं इंडिपेंडेंटली स्टैंड करना स्टार्ट करा मैंने। लेकिन उसके लिए भी जैसे कि कंपलसरी था कि मेरा वॉकर मेरे जस्ट बेड के साथ में हो। अगर ओके। वॉकर साथ में नहीं होगा तो मैं खुद से सिटिंग नहीं कर मतलब स्टैंडिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। आपकी एज क्या है? मेरी एज अब एज ऑफ नाउ इट्स 23। सच अ डिफिकल्ट टाइम। या एट दैट टाइम आई वाज 19। एक्सीडेंट हुआ कैसे था आपका? कार एक्सीडेंट से। ओके। आप कुछ गाइड करना चाहोगे यूथ को कि मतलब रैश ड्राइविंग से रिलेटेड या कुछ भी? 100% मैं यही कहना चाहूँगा कि रैश ड्राइविंग या फिर ओवर स्पीडिंग वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो। और बात मैं सिर्फ कार की नहीं करूँगा, एज अ यूथ हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पल्सिव होते हैं, और हमें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस एक्सीडेंट से मुझे ये समझ में आ गया कि 1 सेकेंड में पूरी लाइफ टर्न हो जाती है किसी और वे में या किसी और एग्री। डायरेक्शन में।
तो आई गेस हमें मतलब कि इतना ज्यादा रेकलेस पर्सनली भी नहीं होना चाहिए कि जैसे कहीं पे भी कभी भी चले गए, रैंडम इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली भी अगर आप, मैंने इस एक्सीडेंट के बाद मैं पेशेंट से मिला हूँ जो नॉर्मली मतलब चल रहे थे, सीढ़ियों वगैरह से गिर गए या वैसे कुछ और उन्हें स्पाइन थोड़ी सी इंजरी प्रॉब्लम हो गई, तो हम्म। उसकी वजह से भी वो काफी टाइम बेड पे रहे या उनको किसी और ने मार दिया। एग्री एग्री एग्री। तो आप जो अभी जिस स्टेट में हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, मतलब परफेक्टली आप कहीं आ जा सकते हो अकेले? नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे असिस्टेंस की नीड है, लेकिन पहले से काफी चीजें बेटर हैं। काफी बेटर है, मतलब आप अकेले थोड़ा बहुत कहीं आ जा पाते हो या फिर सपोर्ट चाहिए होता है? नहीं, अभी मुझे सपोर्ट चाहिए होता है। अभी जरूरत लगती है। ठीक है। जितनी आप में रिकवरी है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इतना रिकवर कर जाओगे जब एक्सीडेंट हुआ था? देखिए, डॉक्टर्स ने और मेरी फैमिली ने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था ये सब, लेकिन मेरे फादर ने, मेरे मतलब मेरा छोटा भाई है, माय यंगर ब्रदर, और मैंने, हम लोगों ने 100% करा था। कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस लो हो गई हैं तो उनकी हाई रही हैं, और उनकी हाई हो गई हैं तो मतलब जैसे लो हो गई हैं तो मेरी हाई रही हैं। एग्री। वी वर लाइक देयर फॉर ईच अदर, स्पेशली माय फैमिली। ओके। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, और उनका भी सेम नेचर यही है कि हमें कभी भी ये बिलीव नहीं करना कि ये पॉसिबल नहीं है। एग्री। तो जैसे आपने सुना कि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी पूरी कंडीशन को, कि कैसे उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और वो कहाँ तक पहुंचे। तो मैं सभी स्पाइन इंजरी वाले पेशेंट्स को एक ही चीज बोलूंगी कि आपको होप नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं कर पा रहे हो तो कल भी नहीं कर पाओगे, बस लगे रहना है और हिम्मत को बना के रखना है। थैंक यू सो मच।